माँ जी, मैं सरला के यहाँ से 5 मिनट में आ रही हूँ। आप डॉली को खाना खिला दीजिएगा। निवेदिता ने कहा और सास की सहमति या असहमति सुने बिना मेन गेट खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गई। डोर क्लोजर की मदद से ऑटोमेटिक दरवाजा स्वतः बंद हो गया था। सरला निवेदिता की सगी छोटी बहन थी जो इसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर नीचे रहती थी। दोनों के पति मुंबई के एक ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नौकरी के सिलसिले में दोनों का रोज का मिलना होता था। साथ काम करते करते उनमें दोस्ती हो गई थी और स्वजातीय होने के कारण घनिष्ठता इतनी बड़ी कि निवेदिता के पति विकास ने गौरव के साथ सरला की शादी करवा दी थी। दोस्त को साधु बना लिया था। गौरव पहले कहीं पेइंग गेस्ट की तरह रहता था। शादी के बाद विकास ने ही उन्हें इसी बिल्डिंग में 2 BHK का एक फ्लैट किराए पर दिलवाया था। निवेदिता और सरला भी वर्किंग वुमेन थी। दोनों बहनें अलग अलग स्कूल में शिक्षिका थी। विकास का फ्लैट 3 BHK था जिसे विकास ने खरीद लिया था। सुमित्रा देवी सहज भाव से 3 साल की पोती डॉली को चम्मच से दाल चावल खिला रही थी और डॉली निवेदिता के मोबाइल पर कोई गेम खेल रही थी। एकाएक मिर्ची का बीज मुंह में आने के कारण डॉली मछली और उसके हाथ से मोबाइल छूट कर गिरा। सुमित्रा देवी मोबाइल को बड़ी मुश्किल से लपक पाई। कई बार हाथ से छूटते छूटते बचा। इसी क्रम में बार बार स्क्रीन पर उंगलियों के स्पर्श के कारण मोबाइल का ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड कॉल का प्ले सिस्टम ऑन हो गया। वातावरण में पिछला रिकॉर्डेड कॉल पूरी स्पष्टता के साथ गूंज रहा था। वार्तालाप निवेदिता और सरला के बीच का था। सरला ने कहा, दीदी गुड मॉर्निंग। निवेदिता ने कहा, वेरी गुड मॉर्निंग। सरला ने कहा, स्ट्रिप्स से चेक कर ली हूँ, पॉजिटिव है। निवेदिता ने कहा, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। सरला ने कहा, मजाक मत करो, यहाँ सुबह से ही सोच सोच कर हालत खराब है कि कैसे क्या होगा। निवेदिता ने कहा, अरे बन्नो, ये सभी औरतों के साथ होता है। औरत को माँ बनना ही पड़ता है। मैं भी बनी कि नहीं? गौरव को बताया? सरला ने कहा, हाँ। निवेदिता ने कहा, क्या बोला वो? सरला ने कहा, वो बहुत खुश हुआ। मुझे तो इतनी जोर से आलिंगन में भिंचा कि मेरी हड्डियां कड़कड़ा गई। निवेदिता ने कहा, फिर प्रॉब्लम क्या है? सरला ने कहा, एक हो तो बताऊं, स्कूल भी जाना है, घर के काम करने हैं, कैसे मैनेज होगा? निवेदिता ने कहा, ससुराल से किसी को बुलवा लो, ननद या सास को। सरला ने कहा, दीदी, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। तुम्हारा क्या है, मेरी जैसी सास मिल गई है, 2 रोटियां खाती है, बदले में बच्चे को भी संभालती है और घर का पूरा काम भी देखती है। तुम उसे सैलरी क्या दोगी? वही तुम लोगों को जब तक पैसे देती है। निवेदिता ने कहा, अरे जब माँ जी दिल्ली जाती है तब मुझे भी तो मैनेज करना होता है। सरला ने कहा, तब या तो स्कूल छोड़ती हो, या जीजाजी घर में बैठते हैं, या डॉली को क्रेच में छोड़कर जाती हो। निवेदिता ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं भी क्या करूं? दोनों भाइयों में ये तय हुआ है कि माँ जी 6 महीने मेरे पास रहेंगी और 6 माह जेठ जी के पास। जेठानी भी जॉब करती है, उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं। मुंबई की तरह दिल्ली में भी काम वाली बाइयों की दिक्कत रहती है। मैं तो माँ जी को वहां भेजना ही नहीं चाहती, पर जेठ जेठानी ही नहीं मानते। ऊपर से माँ जी को भी दिल्ली में ज्यादा मन लगता है। सरला ने कहा, दीदी तुम तो अपना ही रोना ले बैठी, मुझे बताओ मैं क्या करूं? निवेदिता ने कहा, मैं डॉली का खाना ठंडा कर रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे, फिर तुम्हारे पास आती हूँ, वही बात करते हैं। रिकॉर्डिंग समाप्त हो चुकी थी। अब मोबाइल खामोश था, पर सुमित्रा देवी का दिमाग भाई भाई कर रहा था। 5 मिनट पहले तक वह विधवा होने के बावजूद खुद को बदनसीब नहीं समझती थी। पति 62 साल की उम्र में एकाएक हृदयघात से जब दुनिया से रुखसत हुए थे, तब जिम्मेदारी के नाम पर उन्होंने किसी के करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। मौत भी ऐसे हुई थी जैसे अभी हो अभी नहीं हो। पति सरकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जब तक सेवा में रहे थे, अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती रही थी। सेवानिवृत्ति के पश्चात अच्छा पेंशन मिलता था। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा देवी को फैमिली पेंशन मिलता था, जो इतना था कि कईयों को उससे आधी बल्कि चौथाई रकम में भी नौकरी करना मंजूर होता। 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी डॉक्टर थी और अपने डॉक्टर पति के साथ लंदन शिफ्ट कर गई थी। बड़ा बेटा दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय में अधिकारी था। बड़ी बहू भी दिल्ली में एक निजी संस्थान में उच्च पद एवं वेतनमान की अधिकारी थी। पुरखों की जमीन जायदाद भी थी,
जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में थी। पति लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी थे। सेवानिवृत्ति के बाद पति सिर्फ 2 साल तक जीवित रहे थे। लखनऊ में ही एक पॉश कॉलोनी में उनका 2 मंजिला आलीशान मकान था। बड़े बेटे ने ऑफर दिया था कि पापा रिटायरमेंट के बाद अब आपका लखनऊ में रहना जरूरी नहीं है, अब आप मेरे साथ दिल्ली में रहिए। तो छोटे बेटे ने जिद की थी कि नहीं माँ पापा, अब मेरे साथ मुंबई में रहेंगे। कितना अच्छा लगा था उस दिन, पर पति समझाते हुए बोले थे, जब तक हमारी जोड़ी सलामत है हमें यही रहने दो। यहाँ का हर चीज अपना लगता है, हर लोग अपने लगते हैं। अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच अटपटा सा लगेगा हमें। दोनों में से कोई भी एक ऑफ हो गया तो चाहे हंस के रखो या रुलाकर, हमें तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। जो जिंदा रहेगा उसे 6 महीने एक भाई रखना और 6 माह दूसरा भाई रख लेना। पति समझदार व्यक्ति थे, गहरी से गहरी बात भी बड़ी सहजता से कह देते थे। एक बार उन्होंने हंसकर कहा था कि मैं तुम्हें विधवा बनाकर चला जाऊंगा। तब वह विरोध स्वरूप बोली थी कि लोग औरतों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और आप मुझे। मैं मेरे लालच से बोल रहा हूँ सुमित्रा। विधवा की घरेलू उपयोगिता होती है, घरेलू कामों में मदद कर देती है, पोते पोतियों को संभालती है। स्त्री होने के कारण नैसर्गिक सहनशीलता भी होती है, वहीं विधुर घर वालों पर भार हो जाता है। घरेलू काम में मदद क्या करेगा, घर वालों को उसके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का, सोने ओढ़ने का ख्याल रखना पड़ता है। सास बहू के काम का बोझ कम करती है, जबकि ससुर बहू का काम बढ़ा देता है। पति को याद कर सुमित्रा देवी की पलकें भींग गई। दादी लो लही हो, नन्ही डॉली तुतलाई। सुमित्रा देवी पल्लू से अपनी आंखें पोंछी, मोबाइल को फिर से गेम मोड में सेट कर दिया। अब उनका हाथ यंत्र चालित सा चम्मच से डॉली को खाना खिला रहा था, पर दिमाग में तूफान का बवंडर मंडरा रहा था। तो ये उपयोगिता है मेरी, इनके बच्चे पालो, इनके घर में मेड की हैसियत से रहो। इनके घर कोई मित्र आ जाए तो मित्रों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। ये कहीं टूर पर जाए तो इनके घर की चौकीदारी करो। मेड और मुझ में क्या फर्क है? मेड भी तो वही सब करती है जो मुझसे करवाया जाता है, पर फर्क है, मेड तनख्वाह लेती है। मेड को माजी ना कहकर आंटी जी कहते हैं ये लोग। मेड पसंद ना आए तो बदली जा सकती है, माँ बदली नहीं जाती, भगा दी जाती है। अगर मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ ना होती तो जरूर ओल्ड एज होम भेज दी जाती। ओल्ड एज होम। सुमित्रा देवी विचारों के भंवर में डूब उबर ही रही थी कि डोर बेल बजी। उठकर उन्होंने दरवाजा खोला। निवेदिता थी। अगले 1 घंटे में निवेदिता जल्दी जल्दी तैयार हुई और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। इस समय सुबह के 9:15 हो रहे थे। निवेदिता की वापसी शाम को 4:45 बजे तक होती थी। तब तक डॉली और घर उनके हवाले होता था। कल तक सुमित्रा देवी खुद को इस घर की स्वामिनी समझती थी। आज उन्हें लग रहा था कि वह तो महज एक मेड है, जिस पर घर के मालिकों को इतना विश्वास है कि उनकी मर्जी के बिना कोई ताला नहीं लगाया जाता। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। परिवार के व्यक्ति से परिवार को सहयोग की अपेक्षा रहती ही है। बेटे और बहू ने कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी। उनकी आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखा था। 58 साल की उम्र में होने वाली शारीरिक व्याधियों से सुमित्रा देवी भी अछूती नहीं रही थी। उन तकलीफों का इलाज भी बेटा ही करवाता था। मशरूफियत की वजह से बेटा वक्त तो नहीं दे पाता था, पर ऑफिस से लौटने के बाद भले ही 1 मिनट के लिए ही सही, पर आकर पूछ जाता था कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कोई जरूरत तो नहीं। सुमित्रा देवी इतने में ही निहाल हो जाती थी, पर कभी कभी मन में चोट भी लगता था, खास तौर पर तब जब बेटे बहू के मित्र घर पर आते थे। उनका भी मन करता था कि वह नए लोगों से घुले मिले, पर उन्हें उठकर जाना पड़ता था। अगर वह खुद उठकर नहीं जाती तो मेहमान को लेकर बेटा बहू दूसरे कमरे में चले जाते थे। अक्सर छुट्टियों वाले दिन बेटे बहू कभी शॉपिंग करने, कभी किसी मित्र के घर या रेस्टोरेंट जाते थे। माँ तुम भी चलोगी? कभी किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, फोन आ जाता था कि माँ खाना मत बनाना, हम लोग खाकर आ रहे हैं और आपके लिए भी खाना ला रहे हैं। कभी किसी मशहूर रेस्टोरेंट का नाम छपे कार्डबोर्ड के डब्बे में लजीज खाना होता था, तो कभी लंच बॉक्स में घरेलू दावत का खाना। वह मन मसोस कर खाना खा लेती थी। मुंह से कोई शिकायत भी नहीं करती थी, पर दिल में एक कसक तो रह ही जाता था। शरीर ही बुरा हुआ था।
ख्वाहिशें कभी बूढ़ी नहीं होती। रेस्टोरेंट में सिर्फ पेट नहीं भरा जाता, वहाँ के माहौल को भी एंजॉय किया जाता है। नए नए तौर तरीके सीखे जाते हैं। लिबास सिर्फ तन ढकने के लिए पहना जाता तो एक चादर भी काफी था। नए फैशन के कपड़े पहनना क्यों जरूरी होता? क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा, पुनर्जन्म लेना होगा, या इसी जीवन में दकियानुसी विचारों से मुक्ति पानी होगी? घंटों तक उधेड़बुन में लगा दिमाग बहुत कुछ सोच गया। सुमित्रा देवी शिक्षित थी, समझदार भी थी, सिर्फ चतुर बुद्धि नहीं थी। उन्होंने स्वयं के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। जब खुद के बारे में सोचना शुरू किया, तब सबसे पहले एक ही वाक्य दिमाग में आया कि मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं। पति ने मेरे लिए पुरखों की जमीन जायदाद, लखनऊ का घर, बैंक में बैलेंस और सबसे बड़ी चीज महीना पेंशन छोड़ा है। पैसों की कमी नहीं है, मैं जो दो दो नौकर रखकर खुद की सेवा करवा सकती हूँ। मुझे इन बहुओं ने नौकर समझ लिया है। मैं इनके लिए खाना बनाऊं, मेहरी ना आए तो झाड़ू पोछा करूं, इनके बच्चे पालूं और महीने के आखिरी दिनों में जब इन लोगों की जेब खाली हो तो खर्चे के लिए रुपए भी दूं। वाह भाई वाह, त्याग मैं कर रही हूँ और त्यागी ये लोग कहलाते हैं कि देखो बूढ़ी माँ को कितना प्रेम से रखते हैं। आक्रोश से भरे मन से उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब बहुत हुआ, अब किसी के साथ नहीं, खुद के साथ जीना है। दूसरों की इच्छा की नहीं, खुद की इच्छा की करनी है। डॉली खेलते खेलते सो गई थी। उन्होंने डॉली के चारों ओर तकिया लगाया ताकि वह लुढ़क कर गिरे नहीं, और अपनी तटैची से एक पुरानी सी डायरी निकालकर उसमें दर्ज लखनऊ के कुछ नंबरों पर अपने मोबाइल फोन से बात की। वहां से उन्हें जो भी सुनने को मिला, उनके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। फिर उन्होंने गांव के रिश्तेदारों को फोन किया। वहां की खबर भी अच्छी नहीं थी। पति को मरे 6 माह ही हुए थे कि बेटों ने लखनऊ का मकान बेच दिया था। अगले 2 सालों में गांव की संपत्ति भी बेच दी गई थी। जरूर बैंक अकाउंट भी खाली ही होगा। अब समझ में आया कि बेटों ने दिल्ली मुंबई जैसे महंगी जगहों पर, वो भी पॉश इलाकों में, इतना जल्दी इतना बढ़िया मकान कैसे ले लिया था, इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले ली थी। वह जिसे बेटों की तरक्की समझ रही थी, वह धोखा था, फरेब था। खुद से, अपनी जड़ों से, अपनी माँ से, अपने पुरखों से। सुमित्रा देवी लखनऊ के एक बैंक में अपने परिचित अधिकारी को फोन की, अपना परिचय दी, अकाउंट नंबर बताया और अपने अकाउंट का स्वास्थ्य पूछा। अमूनन बैंक अधिकारी इस तरह की सूचना फोन पर नहीं देते, पर पूर्व परिचित होने का लाभ मिला। सुमित्रा देवी का अंदाजा सही निकला। सारे फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले आहरित कर लिए गए थे। लॉकर में पड़े गहनों का भी कोई भरोसा नहीं था। अंगूठी चैन जो वह पहनी थी के अलावा सिर्फ पेंशन ही उनका सहारा था। यही वो सहारा था जो कोई उनसे छीन नहीं सकता था। उनका भविष्य इसी पर निर्भर था। उनकी दाल रोटी दवाइयों का आसरा था। तभी तो हर कर्मचारी संगठन पुराने पेंशन स्कीम की अनुशंसा करते हैं। इन्हीं हालातों से बचने के लिए पेंशन की जरूरत है। कर्मचारियों ने पूरी जवानी इस आसरे के लिए मशक्कत की कि बुढ़ापे में चैन से रहें। सिर्फ पेंशन के भरोसे वह चैन की जिंदगी जी सकती थी। सुमित्रा देवी की आंखें डबडबा गई। थोड़ी ही देर में सर दर्द से फटने लगा। जी चाहा कि बुक्का फाड़कर रो ले, पर डॉली जग न जाए इस डर से उन्होंने अपनी पीड़ा को पी लिया, चीखों को अपने गले में घोट दिया। डॉक्टर बिटिया लंदन में रहती थी। इस समय वहां रात थी। वह सोई हुई होगी या हो सकता है नाइट ड्यूटी पर हो। सुमित्रा देवी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, इमरजेंसी, तुरंत बात करो, और वह प्रतीक्षा करने लगी। सुमित्रा देवी के फोन में अंतर्राष्ट्रीय काल की सुविधा नहीं थी, इसलिए जब भी बेटी से बात करनी होती थी वह व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती थी। बेटी अपने सुविधानुसार कॉल कर लेती थी। आज भी वही हुआ। 5 मिनट के अंदर कॉल आया। सुमित्रा देवी ने कभी सुबकते कभी रोते हुए अपनी भड़ास निकाली। जब चुप हुई तो बेटी का संक्षिप्त जवाब, मुझे सब मालूम है, पर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे दस्तखत के बिना ये कैसे संभव है। पापा की डेथ के बाद लखनऊ छोड़ने से पहले आपने मकान किराए पर उठाने के लिए जो करारनामा साइन किया था, उसी समय आपने पावर ऑफ अटॉर्नी विजय भैया के नाम लिख दिया था। बाद में भी आपने कई कागजों पर बिना देखे बिना पढ़े साइन किया है। मुझसे भी दोनों भाइयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है, बकायदा स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवा कर। तुमने भी साइन कर दिया, तो क्या करती? तुमने मुझे बताना जरूरी भी ना समझा। माँ, जरा सी बात को क्यों इशू बना रही हो? संपत्ति उनकी है, वहां जाकर उन्हें रहना नहीं है।
जब आज नहीं कल बेचना ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि आज बेचा या कल बेचा। और दोनों भाइयों ने धन उजाड़ा नहीं है, अपना अपना मकान खरीद लिया, शहर में और भी प्लाट ले लिया। फर्क पड़ता है बेटी, पड़ता है फर्क। वक्त से पहले कोई काम नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी देह ये बेटे ही जलाएंगे, तब ये अंतिम संस्कार कहलाएगा। आज जला दे तो हत्या कहलाएगी। कहकर सुमित्रा देवी ने फोन काट दिया। रात के 8 बज रहे थे। विकास घर लौटा तो पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। न शाम की चाय पी है, न रोज की तरह काम करके रखी है, बस बिस्तर पर पड़ी है। विकास ऑफिस के कपड़ों में ही माँ के कमरे में आया। क्या हुआ माँ? माँ का ललाट छूता हुआ बोला। मुझे लखनऊ जाना है। स्वर को भरसक संतुलित रखते हुए सुमित्रा देवी बोली। लखनऊ में क्या रखा है माँ? क्या नहीं है लखनऊ में? मेरा घर है, वहां के बैंक में मेरी एफडी है, पेंशन अकाउंट है, पड़ोसी है, मित्र है, या मकान और एफडी की तरह सब कुछ खत्म हो गया। सुमित्रा देवी फट पड़ी। विकास को जैसे सांप सूंघ गया हो। जाने कितनी ही देर तक वह किन कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा, फिर बड़े भाई विजय को दोषी और खुद को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। रहने दे, बहुत से पेपर मुझसे तुमने भी साइन करवाए हैं। जानबूझकर हड़बड़ाहट प्रदर्शित करते हुए कि ऑफिस जाने में देर हो रही है। तुम्हें देर ना हो जाए इसलिए बिना पढ़े, बिना सोचे विचारे मैंने ये सोचकर साइन कर दिया कि बेटा ही तो साइन करवा रहा है। जब बेटे से ही विश्वासघात मिला हो तो शिकायत किससे करूं? आखिर चाहती क्या हो? तुमसे तो कुछ नहीं। आज आखिरी रात है जो मैं तुम्हारे घर में तुम लोगों के साथ हूँ। कल की रात मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं विजय भैया के पास दिल्ली का टिकट, कहीं नहीं रहना मुझे, न मुंबई, न दिल्ली, न लंदन। लखनऊ जाऊंगी, वही किराए पर मकान लेकर रहूंगी या गांव चली जाऊंगी। कहीं कोई ठौर न मिला तो ओल्ड एज होम में रहूंगी, पर तुम लोगों के साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। जबरदस्ती करोगे तो बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दूंगी। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं लखनऊ में आपके रहने खाने की व्यवस्था कर दूंगा, पर अभी तो उठो, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाना रख जाऊं, जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। कहकर सुमित्रा देवी ने करवट बदलकर मुंह फेर लिया। विकास थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला आया। जेब से मोबाइल निकाला और बड़े भाई विजय को वस्तु स्थिति समझाने लगा। मैं पहली फ्लाइट से मुंबई आ रहा हूँ। विजय ने कहकर फोन काटा और ट्रेवल एजेंट को फोन करने लगा। अगली सुबह हुई, डॉली ने उन्हें जगाया। वे देर रात तक दिल्ली और लंदन बातें करते रहे थे। भविष्य की योजनाएं बनाई गई थी। देर से सोने के कारण सुबह नींद नहीं खुली थी। किचन में कोई खटपट नहीं, कोई हलचल नहीं, जबकि माँ रोज सुबह जग जाती थी और निवेदिता के जगने से पहले किचन का आधा से ज्यादा काम हो चुका होता था। माँ नाराज है ये तो वह जानती थी, पर तत्कालिक कारण क्या था वह समझ नहीं पाई थी। बुढ़ापे की सनक है सोचकर वह सास के कमरे में पहुंची, लाइट जलाई। पलंग पर नजर पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। सुमित्रा देवी अपने वादे के मुताबिक इस घर से तो क्या, इस दुनिया को भी सदा के लिए अलविदा कह गई थी। वृद्ध चेहरे पर पीड़ा के भाव परिलक्षित हो रहे थे और साइड टेबल पर ढक कर रखा खाना वैसे ही पड़ा था जैसे बीते रात निवेदिता छोड़ गई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।